नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 के होंगे ज्योग्राफी के, जिसका नाम है लैंड, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। अब देखिए, चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब होता है रोकना। ठीक है, किस चीज को रोकना है? सॉइल इरोजन को रोकना। और जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो मेनली पहाड़ी एरियाज होते हैं, वहां पर स्लोप देखेंगे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्लोप मतलब ये जो एंगल है, ये जो इसके साथ बन रहा है हिल के साथ, वही आपका स्लोप है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन होती है। ठीक है, टेरेसेस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। मल्चिंग क्या होता है? तो मल्चिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड में थोड़ी नमी है, उस नमी को बनाने के लिए, इस मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? ऊपर कुछ हस्क डाल देते हैं। ठीक है, खरपतवार कुछ डाल देते हैं, जिससे जो वाटर है यहाँ से इवापोरेट नहीं करेगा और लैंड की फर्टिलिटी, मतलब ये कह सकते हैं लैंड का मॉइस्चर बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहला कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। बिल्कुल सही है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, अब क्योंकि प्लेन है तो प्लेन भारत में वैसे ही बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेन जो होगा वो बहुत ज्यादा मतलब फर्टाइल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ खेती हो सकती है। अब जब खेती होगी तो वहाँ लोग बसेंगे, और लोग बसे इसलिए वो क्या हो गया? ओवर पॉपुलेटेड हो गया। बिल्कुल सही है। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इज डिक्लाइनिंग। धीरे धीरे करके जो पानी की अवेलेबिलिटी है पर पर्सन, वो भारत में क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत में क्या, पूरे विश्व में रिड्यूस हो रही है। थर्ड में कहा गया रो ऑफ ट्रीज। देखिए, जब हम लोग कई सारी ट्रीज को ऐसे ऐसे रोज में प्लांट करते हैं इन द कोस्टल एरियाज टू चेक विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो क्या उस प्रोसेस को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग शेल्टर बेल्ट्स कह सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं? इसको शेल्टर बेल्ट्स कह सकते हैं। मेनली जो हवा होती है बहुत तेज जब आती है तो क्या करती है? वो पौधों को गिरा देती है। जो पेड़ पौधे लगे होते हैं खेतों में, उसको गिरा देते हैं। तो क्या किया जाता है? उन खेतों में साइड में क्या लगा दिए जाते हैं? बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे हवा अगर आए तो उन पेड़ों में, मतलब वो पेड़ क्या कर सकें? हवा को रोक सकें। तो ये जो पौधे हैं बचे रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंटरक्रॉपिंग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? शेल्टर बेल्ट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये फॉल्स है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जैसे आप लोग ने मिक्स्ड क्रॉपिंग देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके के मतलब एक ही, जैसे एक रो है तो एक रो में हमने कुछ पेड़ उगाए, दूसरी रो में कोई दूसरे पे क्रॉप्स उगाए, तीसरी रो में कोई फिर से वही वाले पेड़, मतलब अलग अलग रो में अलग अलग तरीके के पेड़ उगाए जाते हैं। जिससे होता क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन पेड़ों में। ठीक है, क्योंकि इसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो दूसरा है, दूसरे वाले को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सॉइल से दूसरा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इंटरक्रॉपिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत दिया है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है और जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, क्या वो इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकता है? तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन कौन से गलत हैं? दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो भी कहा गया है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा खराब करती है। अगर ह्यूमन इंटरफेयर ना करे क्लाइमेट में या इन्वायरमेंट में तो क्लाइमेट सही बना रहे, लेकिन इतना ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है क्लाइमेट को कि पूछे ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। अगर आप नेट वेट बहुत ज्यादा चेक करते हैं तो उसमें आपको सी ऑप्शन सही मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में कहा गया है डैश वाटर इज मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो देखिए, अगर आप वाटर देखेंगे तो वाटर तो हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आपको पता ही होगा, नीला नीला दिखता है ऊपर से। ठीक है, लेकिन पानी तो प्रेजेंट है। कैसा पानी है? सलाइन है, सॉल्टी वाटर है। ठीक है, ओशन वाटर है, सी वाटर है। तो उसको तो हम लोग पी नहीं सकते। पिएंगे क्या या यूज क्या करेंगे? तो फ्रेश वाटर की जरूरत है। तो फ्रेश वाटर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इसीलिए इसको सबसे प्रीशियस सब्सटेंस कहा गया अर्थ पे। और याद रखिएगा, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है वो भी किसी पे होगी? तो इसी वाटर पे होने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में कहा गया है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर। तो देखिए, वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये दोनों दोनों कैसे रिसोर्सेज हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, वैल्यूएबल रिसोर्स बिल्कुल सही है। तो बहुत ज्यादा वैल्यू है इनकी। और ये क्या है? एक तरीके के नेचुरल रिसोर्स भी हैं। कैसे रिसोर्स हैं? नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, मैन मेड रिसोर्स भी नहीं। मैन मेड वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको इंसान खुद बनाता है। इनवैल्यूएबल रिसोर्स तो हो ही नहीं सकते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच बर्ड्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। तो देखिए कई सारी ऐसी बर्ड्स थी जब उनको एक्लोफेनिक दी जा रही थी, ठीक है। एक्लोफेनिक दवा जो होती है वो कैटल्स को दी जाती है। किसको दी जाती है? कैटल्स को, मतलब जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, उनको दी जा रही थी। जब उनको दर्द वर्द होता था तो दी जाती थी, या लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए दी जाती थी। तो क्या होता है कि जब कैटल्स एक्लोफेनिक खाती थी दवा, तो दूध ज़्यादा निकलता था, उनकी दर्द वर्द सब खत्म हो जाता था, ठीक है। तो जब कैटल, मान लीजिए कैटल की जब डेथ होती है, ठीक है, और जब डेथ हुई और वो कैटल कहीं जाके मरी पड़ी हुई है, या कह सकते हैं कि उसको कहीं जाके गाड़ दिया गया है, या कहीं पे मान लीजिए ग्राउंड में पड़ी हुई है, और उसकी बॉडी को ऐसे ही क्या कर रही हैं, बर्ड्स उस पे जाके फीड हो रही हैं। और मेनली वो वल्चर बर्ड थी जो जो जाके उस पे फीड हो रही थी, ठीक है। और जब वल्चर इस कैटल पे जाके फीड होती है, तो जो ये वाली चीज है एक्लोफेनिक या जो दवा है, ये इस वल्चर की किडनी को क्या कर रही थी? खराब कर रही थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th में आप जाएंगे तो एक बायोमैग्निफिकेशन नाम की चीज मिलेगी, उसी प्रोसेस से ये चीज हो रही थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। देखिए कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो आपको पता होगा, केवल हमारी प्यारी पृथ्वी है। बाकी लाइफ ढूंढी जा रही है ऐसा नहीं है, लेकिन कोई और प्लैनेट तो नहीं मिलने वाला जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करे। इसके अलावा कोई भी हेवनली बॉडी हो सकती है आगे चल के जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन। तो देखिए ऐसे कौन से फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं जहां पर जो पत्तियां हैं झड़ती रहती हैं पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो डेसिडुअस मतलब ही होता है क्या? जहां पर लीव्स जो है वो पर्टिकुलर सीजन में क्या हो जाए? झड़ जाए। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर एवरग्रीन की बात करी गई है। यहाँ पर पत्तियां कभी नहीं झड़ेंगी, जो लीव्स होंगी वो हमेशा कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं, ठीक है। मेनली ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज मतलब जो इक्वेटर पे पाए जाते हैं एरियाज, वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। थॉर्नी फॉरेस्ट या थॉर्नी जो वेजिटेशन है उसमें ऐसे कह सकते हैं जहां पर कांटे आटेदार वाले फूल लगते हैं, मतलब जो ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें कांटे वाटे निकलते हैं, तो उसको थॉर्नी कहते हैं। जैसे आप लोग ने कैक्टस देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कॉल्ड सवाना। अब देखिए सवाना ग्रासलैंड पूछा गया कहाँ पर पाया जाता है, तो मेनली अगर आप सवाना ग्रासलैंड देखेंगे तो ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। और दो जगह याद रखिएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, केन्या है और तंजानिया है, ठीक है। तंजानिया में अगर आप देखेंगे तो किलिमंजारो पर्वत भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया सहारा, अराबिया या अरब होना चाहिए, गोबी, ये सब क्या है? तो ये सब डेजर्ट्स हैं। अच्छा अरेबियन तो आप समझ सकते हैं कि अरब जो है वो क्या, कहाँ डेजर्ट हो सकता है? तो यूएई, ठीक है, अरब में हो सकता है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है ये पूछा जाएगा, तो ये मंगोलिया में है। कहाँ पर है? मंगोलिया में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया डैश आर होम्स टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल्स और प्लांट्स का घर क्या होता है? तो फॉरेस्ट होते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं और यहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं। द डैश डायमंड इज रेयरेस्ट डायमंड। अब रेयरेस्ट मतलब सबसे कम जो पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमंड है वो कौन सा होता है? तो रेड डायमंड जो है वो सबसे रेयरेस्ट होता है। नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ। यहाँ इंडिया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा इसका आंसर पहले बताते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है किसके हैं? बॉक्साइट के हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब तीनों स्टेट्स हैं, कहाँ की स्टेट्स हैं? तीनों इंडिया की स्टेट्स हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। और बॉक्साइट किस एलिमेंट का ओर है? तो बॉक्साइट याद रखिएगा एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। एल्यूमिनियम का ये क्या है? ओर है, ठीक है। इसमें मान लीजिए इसकी जगह लिख देते हैं क्या? यूरेनियम लिख देते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम अगर आप देखेंगे भारत में कहीं नहीं पाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा बहुत यूरेनियम की खानें खोजी गई हैं, मतलब खोजा जा रहा है, ऐसा सर्वे किया गया है कि यहाँ पर पाया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यूरेनियम है, लिथियम है, ये सारी चीजें कहाँ पाई जा रही हैं? J&K में पाई जा रही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, पेट्रोलियम इज नोन एज। तो पेट्रोलियम क्या है? तो इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना कहते हैं। अब देखिए काला क्यों है? क्योंकि इसका कलर जो है, ठीक है, पेट्रोलियम का अगर आप कलर देखेंगे वो कैसा है? ब्लैक है, ठीक है। और दूसरी बात ब्लैक है, और दूसरी बात ये कि गोल्ड क्यों है? क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से व्हाइट गोल्ड अगर पूछा जाए, व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? तो व्हाइट गोल्ड कहते हैं कॉटन को,
ठीक है, याद रखिएगा तीनों चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पेट्रा पूछा गया। अब देखिए पेट्रोलियम जो शब्द है, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम जो शब्द है वो किससे बना, पेट्रा से बना है, ठीक है, पेट्रा या पेट्रा से बना है। अब ये जो पेट्रा है इसका मतलब होता है रॉक, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से निकाला जा रहा है, तो रॉक से निकाला आ रहा है। अच्छा, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है पेट्रोलियम कौन से रॉक में पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। कौन से रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा, ठीक है, केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा। तो पेट्रा रिफर्स टू रॉक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। अब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत आसान है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा, सीएनजी में कोई कोई पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट किस गैस का होता है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस की मात्रा होती है, तो आप याद रखिएगा मीथेन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है सीएनजी में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 75% क्या होती है, मीथेन ही होती है सीएनजी में। नेक्स्ट में आते हैं नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप। अब देखिए नॉर्वे बहुत ज्यादा यहाँ पर एसिड रेन होती है, पहले तो याद रखिएगा, ठीक है, कि नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड रेन होती है, ठीक है। अब ये पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने क्या डेवलप किया था, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन लोग ने डेवलप करी सबसे पहले, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पता होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, पहले पानी को डैम में स्टोर कर लिया जाता है तो लेवल बढ़ जाता है पानी का, और फिर नीचे यहाँ पर जैसे मान लीजिए रोटर या आर्मेचर लगा है, फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, फिर पानी को ऊपर से यहाँ पर मान लीजिए गेट्स हैं, यहाँ से गेट से पानी छोड़ा गया, जब पानी छोड़ाएगा तो ये इस पे गिरेगा रोटर पे, रोटर रोटेट होगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोलर मतलब क्या होता है, सन, तो सन से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एयर से जो एनर्जी मिलेगी उसको विंड एनर्जी कहेंगे, विंड से भी विंडी मिलेगी, लैंड से जो मिलेगी, लैंड की मेनली हीट से जो मिलती है उसको जियोथर्मल कहते हैं, ठीक है, लैंड की हीट नहीं कहेंगे उसको, क्रस्ट या क्रस्ट के नीचे जो हीट होती है हमारे अर्थ में, उससे जो एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज हार्मफुल टू बर्ड्स। अब देखिए चिड़ियों के लिए कौन सी एनर्जी हार्मफुल है, अब न्यूक्लियर एनर्जी ना बोल दीजिएगा कि चिड़ियों के लिए हार्मफुल है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, बस इसमें होता क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, और जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मान लीजिए कभी बाहर निकल आई तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं, और वो गामा रेज स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, ठीक है, ये होता नहीं है, लेकिन ये जब न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर बम जब गिरता है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, वहां पर ये गामा रेडिएशंस निकली थी और पूरा जो जेनेटिक्स था लोगों का पूरा तबाह करके रख दिया था। आज भी वहां पर आप अगर देखेंगे तो वहां के लोग आज भी हाथ पैर से डिसेबल्ड पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायोगैस बोला गया, तो बायोगैस भी बिल्कुल गलत है, विंड बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपने हालांकि जहां भी आप रहते होंगे, जैसे मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूं, तो यूपी में आप देखेंगे तो ये विंड वाले पावर प्लांट देखने को नहीं मिलते, मतलब विंड मिल देखने को यूपी में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप गुजरात साइड में रह रहे हो, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, ठीक है, राजस्थान में रह रहे हो, तो वहां पर क्या है, वहां पर बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे आपको विंड मिल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये विंड मिल क्या होते हैं, विंड मिल अपने आप से क्या होता है, जैसे हवा आई यहाँ से, ठीक है, विंड आती है और विंड से ये घूमते रहते हैं, इनके जो चक्के हैं, जो पर लगे हुए हैं, फैन जो लगे हुए हैं, ये घूमते रहते हैं, और जब ये घूमते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी वो तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ते उड़ते यहाँ चली आई, अब ये जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स क्या करते हैं, जब इन चिड़ियों पे लड़ते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, तो चिड़ियों पे जब ब्लेड्स लड़े तो क्या होता है, चिड़िया वहीं पे गिर जाती है, मर जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 18th में सी ऑप्शन रखेंगे। सोलर एनर्जी तो किसी को नुकसान नहीं करता है, बस सोलर एनर्जी में होता क्या है, जो सोलर पैनल आजकल बन रही हैं वो एक तरीके का ई वेस्ट, जब वो खराब हो जाते हैं तो वो ई वेस्ट के रूप में क्रिएट हो जाता है, और इसका जो डिस्पोजल है बहुत ही ज्यादा कठिन है। 19 पे आते हैं, इसमें कहा गया एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स। अब टाइड दो तरीके की होती हैं, ठीक है, हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है। आपके लेवल पे फिलहाल आपको दो ही तरीके की टाइड देखनी है, हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एनर्जी जो जनरेट होती है टाइड से, उसको क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वाटर एनर्जी कोई नहीं होती, हाइडल वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जियोथर्मल अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। अब विश्व में अगर देखेंगे कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है ये आपको बताना है, तो बोलीविया, चिली, घाना और जिम्बाब्वे, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है,
चिली में सबसे ज़्यादा कॉपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा, इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया की बात अगर करी जाए, तो कॉपर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, और इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जिसकी पहले से प्लेलिस्ट हम लोग ने दी हुई है। एनसीईआरटी के बहुत खतरनाक एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपने उतने एमसीक्यूज़ कर लिए तो आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर अप अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, और आगे के वीडियोज़ बहुत जल्द ही हम आपके लिए फिर से लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।